इन दिनों श्रीलंका 21वीं सेंचुरी के अपने सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। वहां हालात इतने खराब हो चुके हैं कि खाने पीने की चीजों की अवेलेबिलिटी भी काफी मुश्किल से हो पा रही है। श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की भी भारी कमी है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ गई है। आम लोगों में जरूरत का सामान बांटने के लिए आर्मी की हेल्प ली जा रही है। आज जो श्रीलंका के हालात हैं वो 4-5 दिन के अंदर हुई कोई छोटी सी या रैंडम कहानी नहीं है। श्रीलंका की आज की हालात के जिम्मेदार पुराने 30-40 साल हैं। तो आइए इस चंद मिनट्स की वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर श्रीलंका के ऐसे हालात कैसे हो गए। 1948 को ब्रिटेन से आजाद होने के बाद श्रीलंका को दुनिया एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख रही थी, क्योंकि लंका की लोकेशन इंडियन ओशन में काफी स्ट्रेटेजिक एंड इंपॉर्टेंट थी। दुनिया को श्रीलंका में एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक स्टेशन दिखाई दे रहा था। श्रीलंका में रबड़, कोकोनट, कॉटन और टी की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती रही है और यहां से पूरी दुनिया में इन सब चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता है। श्रीलंकन गवर्नमेंट को इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि श्रीलंका का 90% एक्सपोर्ट प्लांटेशन सेक्टर से ही हो रहा था। चाहे रबर, कॉटन, कोकोनट या टी, सब कुछ जमीन और प्लांट से ही निकलता है और श्रीलंका ने प्लांटेशन सेक्टर पर से अपनी डिपेंडेंसी कम नहीं की और इस रिस्क को इग्नोर किया कि अगर किसी रीजन से इन कमोडिटीज की डिमांड कम हो गई तो वो कौन से दूसरे सेक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। और जब 1955 में रबर और कॉटन के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी से गिर गए तो वहीं श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पहली बार फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस फेस किया। तो फॉरेक्स रिजर्व आखिर क्या होता है? हर कंट्री का सेंट्रल बैंक अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है, जिसे वो अपने देश की जरूरत के टाइम पे दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज लेने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है एक्सपोर्ट को बढ़ाना। नवंबर 2021 के आखिर में श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व घटकर 1.5 बिलियन यूएस डॉलर रह गया है। वहीं ये फॉरेक्स रिजर्व 3 साल पहले 7.5 यूएस बिलियन डॉलर था। अब क्वेश्चन ये आता है कि श्रीलंका में सिर्फ 3 सालों में फॉरेक्स रिजर्व में इतनी ज्यादा कमी कैसे हो गई? इसके कई कारण हैं। उनमें से एक कोविड-19 भी है। अमेरिका और यूरोप, जो श्रीलंका के सबसे बड़े खरीदार थे, कोविड पेंडेमिक के कारण उन्होंने अपने देश में इंपोर्ट पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी, जिसके चलते श्रीलंका के बिजनेसेस को कोई बायर नहीं मिला। इस वजह से वहां कई महीनों तक फैक्ट्रीज और कारखाने बंद रहे, जिससे बहुत लोग बेरोजगार हो गए और काफी नुकसान भी हुआ। जुलाई 1983 को श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया, जो मई 2009 को जाके खत्म हुआ। 26 साल लंबे चले इस युद्ध ने श्रीलंका की इकोनॉमी को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त यानी कि पूरी तरीके से हिला दिया। यह युद्ध श्रीलंकन गवर्नमेंट और श्रीलंका के चरमपंथी यानी कि लिट्टे गैंग के बीच देश में शासन को लेकर होता रहा। लिट्टे गैंग को भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सी जगह कामयाबी मिली। उन्होंने मई 1993 में श्रीलंका के राष्ट्रपति राणा सिंह को सुसाइड बॉम्ब से उड़ा दिया। 5 जनवरी 2009 को श्रीलंका गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी के द्वारा लिट्टे गैंग के अगेंस्ट पूरी तरीके से जीत हासिल कर ली और 26 साल चला यह गृह युद्ध फिर समाप्त हुआ। 2009 से श्रीलंका के लोग इसी होप में रहे कि शायद अब स्थिति अच्छी हो जाएगी और इस कंडीशन में थोड़ा बहुत सुधार हुआ भी, लेकिन उस पैमाने का नहीं हुआ जिसकी श्रीलंका को जरूरत थी। श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान रहा है, अबाउट 10% का, जिसका श्रीलंका की इकोनॉमी को बैलेंस बनाने में अहम योगदान था, जो बर्बादी के कगार पर है। टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज्यादा डैमेज 2019 को कोलंबो में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से हुआ। हमलावर ने 3 आलीशान होटल्स को निशाना बनाया, जिससे वहां दूसरी कंट्रीज के टूरिस्ट आना और कम हो गए। इस अटैक से टूरिज्म सेक्टर में 70% तक की गिरावट दर्ज की गई। उसके बाद कोविड-19 ने वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन जब कोविड-19 दुनिया में कम हुआ और टूरिज्म रिज्यूम होने लगा, श्रीलंका ने उम्मीद लगाई कि अब चीजें ठीक होने लगेंगी। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने बचे कुछ यूरोपियन और अमेरिकन टूरिस्ट को इन्फ्लेशन और दूसरे रीजन की वजह से श्रीलंका ट्रैवल करने से एक बार दोबारा रोक दिया, जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी को फिर से नुकसान हुआ। हे, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसी देश के हालातों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वहां की सत्ता पर काबिज लोगों पर होती है। श्रीलंका की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उनमें सभी बड़ी पोजीशंस पर एक ही परिवार के लोग बने हुए हैं। गोटबाया राजपक्षे, जो कि श्रीलंका की प्रेसिडेंट पोस्ट पर हैं, उनके अपने 3 भाई भी इसी सरकार में बड़े डिपार्टमेंट्स में मंत्री हैं। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं।
वसील राजपक्षे फाइनेंस मिनिस्टर और चमल राजपक्षे इरिगेशन मिनिस्टर हैं, यानी सिंचाई मंत्री। पीएम महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। इसके साथ ही सिंचाई मंत्री चमल राजपक्षे के भी दो बेटे शिशेंद्र राजपक्षे जूनियर मिनिस्टर हैं और निपुन रानावका भी पार्लियामेंट के ही सदस्य हैं। यानी सरकार में जो भी बड़ी पोजीशंस हैं उनमें से 7 पोजीशंस एक ही परिवार के नेम पे फिक्स हो रखी हैं। ये गवर्नमेंट कंट्री और लोगों के हित में कम और अपने परिवार के हित में ज्यादा काम करती रही है। राजपक्षे सरकार ने देश की निर्भरता को कम नहीं किया। देश की जरूरतों की चीजें विदेशी निर्भरता पर ही रही। इस सरकार पर यह भी आरोप लगते हैं कि पहले से चल रहे कर्ज होने के बावजूद इन्होंने विदेशी कर्ज लेकर श्रीलंका को और ज्यादा आर्थिक संकट में डाल दिया। आज हालात ये हैं कि श्रीलंका पर पूरे 51 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है। अकेले चाइना से 5 बिलियन डॉलर का कर्ज है और लोन ना चुका पाने के कारण श्रीलंका को एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स पोर्ट हम्बनटोटा 99 सालों के लिए चाइना को लीज पर देना पड़ा। इसके अलावा श्रीलंका पर इंडिया और जापान जैसे देश और साथ ही IMF जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी कर्ज है। श्रीलंका की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिस देश में पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर होती है उस देश के भ्रष्ट नेता देश हित की जगह अपने हित और परिवार हित में ही काम करते हैं। उस देश की क्या हालत हो जाती है, इसका श्रीलंका एक यूनिक एग्जाम्पल बनकर रह गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की लीडरशिप में श्रीलंका की गवर्नमेंट ने टैक्स में बड़ी कटौती की। उन्होंने टैक्स कम करने के उन वादों को तो निभा दिया जो इलेक्शन के टाइम पे प्रॉमिस किए थे, लेकिन टैक्सेस में भारी और सडन कट की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। सो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट सरकार की कमाई में आने वाली कमी है जिसमें गवर्नमेंट की अर्निंग्स कम और एक्सपेंसेस कमाई से ज्यादा होने लगते हैं। इस रीजन से बजट घाटा 2022 में -15% हो गया, जो कि 2020 में -5% था। सरकारी खर्च को फुलफिल करने के लिए सेंट्रल बैंक ने नोटों को ज्यादा से ज्यादा प्रिंट करना शुरू कर दिया। IMF द्वारा नोट प्रिंटिंग को बंद कराने और टैक्स बढ़ाने के लिए कहा गया, साथ ही एक्सपेंसेस भी कम करने की वार्निंग दी। इसके बावजूद श्रीलंका ने नोट प्रिंटिंग जारी रखी और इसी वजह से अब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है। पिछले कई दिनों से श्रीलंका में सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सपर्ट का कहना है कि अगर श्रीलंका में कोई सुधार नहीं हुए तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस जल्द ही मानवीय संकट में बदल जाएगा। श्रीलंका जितना एक्सपोर्ट करता है उससे कई ज्यादा इंपोर्ट करता है। श्रीलंका के मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रबर, फार्मास्यूटिकल्स, प्रीशियस स्टोन्स और फिश एटसेट्रा है। श्रीलंकन गुड्स के मेन इंपोर्टर्स US और UK रहे हैं। USA 27.3% का और USA 10.2% का मेजर इंपोर्ट करते हैं। श्रीलंका ने 2021 में 20.6 बिलियन US का इंपोर्ट, 2021 में 15 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। श्रीलंका के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में तकरीबन $6 बिलियन का गैप है, जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी को काफी लॉस होता रहा है। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका बिल्डिंग मटेरियल, मिनरल्स एंड फूड पर विदेशों से निर्भरता जारी रखे हुआ है, यानी कि दूसरी करेंसीज में पेमेंट करने की वजह से हर छोटी चीज के लिए भी श्रीलंका भारी कीमत चुकाता रहा है और इस रीजन से भी हर साल $1 बिलियन का श्रीलंका को नुकसान चलता आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे ही हाल उनके रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का भी है। श्रीलंका का 2017 में रेवेन्यू 12.64 बिलियन था और उनके खर्चे 16.66 बिलियन थे, यानी श्रीलंका का सेविंग नेगेटिव में चल रहा है और इसकी भरपाई के लिए सरकार ने नए नोट्स की प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी, जिससे उसकी करेंसी में तेजी से गिरावट आ गई और अब लंका की करेंसी अभी तक के सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुकी है और इसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूरे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लंका की गवर्नमेंट ने 2021 अप्रैल में एक और ऐसा स्ट्रेंज डिसीजन लिया जिसके चलते लोग दाने दाने के लिए भी मोहताज हो गए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपने सुना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए राजपक्षे की सरकार ने सभी केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन लगा दिया और ये एक सडन बैन था जिससे वहां की फार्मिंग सेक्टर को काफी नुकसान हुआ। और फर्टिलाइजर से खेती बहुत तेजी से होती है। ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई फसल जो 100 दिन में पूरी हो सकती है, फर्टिलाइजर की हेल्प से आधे या उससे भी आधे टाइम में पूरा किया जा सकता है। गवर्नमेंट के इस डिसीजन की वजह से अगले 5 महीने के अंदर ही 50% से ज्यादा फार्मिंग का लॉस हो चुका था। खाने की कमी आई वो अलग से। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर फार्मिंग, सर्विसेज
और हल्के उद्योगों पर ही आधारित है। जीडीपी में फार्मिंग का अबाउट 7.5% का कंट्रीब्यूशन है। श्रीलंका के टोटल वर्कर्स में से 28% को फार्मिंग से ही रोजगार मिलती है। श्रीलंका में कभी गृह युद्ध, कभी इन्फ्लेशन, कभी नो टूरिज्म, कभी लोन, कभी फॉरेक्स रिजर्व की कमी और कभी बैन ऑन फर्टिलाइजर की वजह से क्राइसिस एंड फाइनेंशियल क्रंचेस आते रहे हैं। पर इस बार एक परिवार की सरकार ने श्रीलंका को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, जिससे श्रीलंका का बाहर निकलना बहुत मुश्किल होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी श्रीलंका की इकोनॉमी ट्रैक पर वापस आ पाएगी? आज के लिए बस इतना ही। कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपसे दोबारा मिलने आएंगे। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं हूं दिनेश बजाज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द टॉप रूपी।